अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो क्लास है पीएचपी की क्लास 2 है और इसमें हम जो हैं आज पिछली क्लास से जो है रिलेटेड पढ़ेंगे और फिर आगे हमारा टॉपिक है आज जो वेरिएबल्स के हवाले से पीएचपी में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और वेरिएबल को हम डीप में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने नोट्स ओपन कर लेता हूँ। एक क्विक रिव्यू के साथ स्टार्ट करेंगे। और हेलो, ठीक है। देखिए पीएचपी है क्या। पीएचपी इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और इसी इट इज़ यूज़ फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक वेबसाइट्स। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है, ख़ुसूसन ये वेब डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है और इसकी मदद से हम डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। हमें क्या आना चाहिए, हमें HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए। हमें HTML आता है। फिर हम पीएचपी को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो पीएचपी को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। हम इंटरनेट पे जाएंगे, यहाँ पे हम गूगल लिखेंगे, गूगल में जाके जैम सर्वर सर्च करेंगे। ठीक है, इसकी डिटेल मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कर दो, आप डायरेक्ट डाउनलोड के पेज पे चले जाओगे। पीएचपी के यहाँ पे जैम सर्वर के 3 वर्जन आ रहे हैं, तीनों में से कोई से भी एक वर्जन इंस्टॉल कर लें। तीनों स्टेबल वर्जन है, तीनों पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 ऑप्शन क्यों दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि भाई कुछ जो सर्वर आपको सपोर्ट करता है आप उसी को फॉलो करते हुए काम करो। लेकिन अभी हम क्योंकि अपने ही कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं लोकल सिस्टम पे, तो हम कोई सा भी अपडेटेड वर्जन लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल जैसे आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं इस तरह इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे जो है क्लिक करूँगा और मेरे पास जो है यहाँ पे जैम का कंट्रोल पैनल आ जाएगा। अच्छा, इसमें ख़ास चीज़ है कि जैम के कंट्रोल पैनल में जब भी मुझे पीएचपी का काम करना हो, याद रखें पीएचपी की फ़ाइल उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक मेरे पास जैम सर्वर ऑन नहीं होगा। ठीक है, जैम सर्वर ऑन हो कैसे किया जाता है। जैम सर्वर ओपन किया और ये 2 सर्विसेज हम स्टार्ट करेंगे। जब ये दोनों सर्विस स्टार्ट हो जाएंगी तो ये ग्रीन कलर में आ जाएंगी, एक निशानी। दूसरी निशानी यहाँ पे पोर्ट आईडी आ जाएगा और यहाँ पे पोर्ट नंबर्स आ जाएंगे, कौन सी पोर्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी वजह से कोई चीज़ कनेक्ट नहीं हो रही तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे येलो में आ रहा है ना, ब्लू में आ रहा है सॉरी, कि ये ऑलरेडी रनिंग, और यहाँ पर रेड कलर में शो करेगा कि एरर आया हुआ है, फला मसला है, कोई पोर्ट ब्लॉक हुई हुई है या उस मसले को रिजॉल्व करें तो आपके पास सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पीएचपी में जो कोड लिखा जाता है तो वो बहुत आसान है और उसके लिए मैं अपने फ़ोल्डर पे आता हूँ। हमने डिजिटल के नाम से हमारा फ़ोल्डर बनाया था। पीएचपी के जो ओपन और क्लोजिंग टैग हैं वो क्या है वो बताता हूँ। पीएचपी के ओपन क्लोजिंग टैग जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पीएचपी करके लिखा जाता है और एंडिंग टैग से क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन के साइन से क्लोज किया जाता है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी सर्वर इसको पीएचपी स्क्रिप्ट समझेगा और पीएचपी स्क्रिप्ट को सर्वर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसके बाहर कुछ भी लिखते हैं वो एज ए HTML तस्वर किया जाएगा। ठीक है, तो आप पूरी एक वेबसाइट बनाते हो उसमें 90% काम HTML का होता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि उसमें जो है हमें PHP हर जगह नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ हमें PHP का इस्तेमाल करना है हम उन तमाम जगहों पे PHP के कोड ओपन करेंगे, टैग ओपन किया और वहाँ पे क्लोज़ कर दिया जहाँ तक हमें PHP का काम करना है। बाकी हमारी वेबसाइट HTML बेस ही रहेगी। ठीक है। अच्छा, PHP में अगर मुझे कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी हो, नॉर्मल HTML में तो मैं जैसे भी लिख दूँ वो चीज़ शो हो जाती है। ठीक है। अच्छा, और PHP में क्या होता है कि PHP में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने के, एक होता है प्रिंट और एक होता है एको। एको प्रिंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रिंट जो है उसमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक आर्ग्यूमेंट पे काम करता है, जबकि एको जो है वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट के साथ काम कर सकता है। तो प्रिंट में हमें सिर्फ डायरेक्ट एक ही वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन एको में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नई क्लास लूँगा। ठीक, ये पुरानी क्लास का हमने रिवाइज कर लिया। एक नई फाइल लेंगे, PHP की फ़ाइल लीजिए, क्रिएट करें और सेव कर दें। ठीक है, यहाँ पे वर्जन वगैरह डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, जैसे हम HTML में वर्जन्स डिफ़ाइन करते थे। सॉरी, मैंने सेम नाम लिख दिया, Ctrl+2 कर देता हूँ। तो मैंने फ़ाइल को सेव किया। सेव करने के बाद क्लास 2 की हेडिंग डाल देता हूँ, बल्कि इसकी मुझे अभी फ़िलहाल इस कोड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा टाइप। ठीक है, सबसे पहले हमें डाटा टाइप से पहले पढ़ना पड़ेगा कि हम डेटा स्टोर कैसे करते हैं।
तो पीएचपी में और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर, वैल्यू स्टोर करने के लिए, वैल्यू होल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कई तरह के वेरिएबल्स होते हैं, उनके स्कोप डिफरेंट होते हैं। इसमें से पीएचपी के अंदर हमें 8 तरह के वेरिएबल मिलते हैं, जिसमें से 4 की टाइप स्केलर होती है और 2 की टाइप जो है हमारी ऑब्जेक्ट होती है, 2 रिसोर्सेज में आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पे वेरिएबल कैन स्टोर डाटा इन डिफरेंट टाइप। पीएचपी में जो वेरिएबल है उसमें डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर किया जा सकता है। यानी मैं इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी सेव कर सकता हूँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी कर सकता हूँ, वर्ड यानी अल्फ़ाबेट्स वैल्यू भी सेव कर सकता हूँ, एरे वैल्यू भी सेव कर सकता हूँ, बुलियंस भी सेव कर सकता हूँ। इन सब के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप की वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहली टाइप और कॉमन टाइप जो है वो है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप किसे कहा जाता है? स्ट्रिंग टाइप वो फंक्शन है, वो ऑब्जेक्ट है जो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको बेसिकली मैं बात करूँ, इसको टेक्स्ट वैल्यू कह सकते हो आप। नॉर्मल जो टेक्स्ट वैल्यू होती है उसमें रॉ में कुछ भी लिख दो, वो टेक्स्ट वैल्यू को लाएगी। तो उसकी जो डाटा टाइप होती है वो है आपका स्ट्रिंग। अच्छा, जब हम डेटाबेस में डेटा सेव करते हैं तो वहाँ पे भी हम डेटा टाइप बताते हैं कि इस फील्ड में डेटा नंबर का आएगा, इस फील्ड में डेटा टाइम का आएगा, डेट आएगा, या इस फील्ड में टेक्स्ट वैल्यू आएगी। तो हम उस तरह से डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम जो डिफ़ाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज़ की जाती है, टैक्सेबल वैल्यू कह सकते हैं आप। इंटीजर होल नंबर को कहा जाता है। होल नंबर कहते हैं, किसे कहते हैं? होल नंबर कहते हैं जनाब वो नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 2 अरब तक चले जाते हैं, और माइनस में भी इतनी वैल्यू तक जाते हैं। 2 अरब 14 करोड़ 75 या 87 लाख के नीचे वैल्यू में दिया हुआ है, मैं बताता हूँ अभी आपको। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इंटीजर में डेसिमल नहीं है, यानी 1.00 भी डेसिमल हो जाता है, तो वो इसमें शो नहीं होता। तीसरी जो स्केलर टाइप होती है वो होती है फ्लोट बेसिकली 2 तरह के नंबर होते हैं। एक फ्लोटिंग नंबर कहते हैं, फ्लोट पॉइंट नंबर, और एक कहते हैं डबल। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उन्हें कहा जाता है, आप डेसिमल भी कह सकते हो आसानी में। फ्लोटिंग नंबर उन्हें कहा जाता है जैसे 10.333333 कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, एक है 10.02 10.25, क्या है वो भी डेसिमल नंबर। इनको फ्लोट यानी कह सकते हैं, हम डेसिमल भी कह सकते हैं, डेसिमल विद फिक्स वैल्यू भी कह सकते हैं, लेकिन आप फ्लोट के नाम से यहाँ पे जानेंगे। बुलियंस वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में चाहिए, यानी ट्रू एंड फॉल्स। अगर मैं कहता हूँ कि भाई अभी घड़ी में 7:30 बज चुके हैं, तो ट्रू, ये सही है। अगर मैं कहता हूँ यार 8 बजे क्लास ऑफ होगी, तो फॉल्स, ही 8 बजे क्लास ऑफ नहीं होगी, 9 बजे होगी, 10 बजे होगी, एक्सेट्रा जो भी टाइम है। इसी तरह से काम करता है। इसमें तीसरी जो टाइप होती है वो होती है एरे। एरे जो है सीरीज़ ऑफ वेरिएबल को कहा जाता है। अब जैसे मेरे पास अगर इस क्लास में 4 बच्चे हैं, तो मुझे रिसेप्शन वाले कहेंगे डिजिटल मीडिया की क्लास में 4 बच्चे हैं, तो चारों के नाम, डिजिटल मीडिया का फॉर्म लिया हो भाई, डिजिटल मीडिया में पता चला 4 बच्चे हैं, तो वो उनके पास एक रिकॉर्ड आ गया। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग में क्या गया रॉ में। तो यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास आ रही है एरे सीरीज़ ऑफ वेरिएबल में। इसकी एक बहुत ही आसान मिसाल देता हूँ। कभी आप किसी फ्लैट में जाते हैं, किसी कंपाउंड ऑफ द फ्लैट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं। होटल में जो है 5 मंजिला होटल है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 5 फ्लोर वगैरह। फर्स्ट से रिहाइश स्टार्ट है, आपको उसने दिया रूम 101, ठीक है। दूसरा बंदा है उसका 102, 103, 104। आप सबका फ्लोर कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर है ना। तो वो उसने कहा कि भाई फर्स्ट फ्लोर में फुल हो गया, अब जो है ना सेकंड फ्लोर पे बंदे को फ्लैट देना। तो वो इस तरह से होगा कि एक सीरीज़ ऑफ वेरिएबल होगी। फर्स्ट फ्लोर में जितने भी फ्लैट हैं, 10 फ्लैट हैं, 20 फ्लैट हैं, 50 हैं, वो सब के सब एक ही सीरीज़ में आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसमें क्लासेस बनती हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट डिफाइन किए जाते हैं। अच्छा, क्लासेस जो होते हैं वो उसका जो है मेन एलिमेंट होता है, और ऑब्जेक्ट उसके कंपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास एक गाड़ी है, तो गाड़ी एक जो है क्लास हो गई, और उसके अंदर कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूँ, कंपोनेंट मेरा जो हो जाएगा वो आप कह सकते हैं कलर है गाड़ी का मॉडल कौन सा है, गाड़ी किस सन की बनी हुई है, अच्छा उसकी बॉडी किस टाइप की है, ऑटो है नहीं ऑटो है, वगैरह वगैरह। जब भी हम गाड़ी लेते हैं ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, कि कलर क्या है, उसकी जो है कितना अरसा चली हुई है, उसके इंजन कौन सा है, ठीक है। नल और रिसोर्सेज वैल्यूज़ जो हैं ये इसके जो है लाइब्रेरीज़ में आते हैं।
अच्छा, कांस्टेंट अभी नहीं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आगे जाके कांस्टेंट भी डिस्कस करेंगे। अभी हम वेरिएबल बनाने के तरीके करते हैं। वेरिएबल कैसे लिखा जाए? वेरिएबल प्रोग्रामिंग में वेब पेज में जहाँ पे भी पीएचपी का स्क्रिप्ट लिखेंगे वहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि वेरिएबल पेज के शुरू में डिस्प्ले यानी डिफाइन किया जाए या पेज के आखिर में डिफाइन किया जाए। जिस लाइन पे डिफाइन किया जाएगा उसके बाद से वेरिएबल का काम शुरू हो जाएगा। यानी अगर मैं लाइन नंबर 10 पे वेरिएबल बनाता हूँ एक्स के नाम से, तो लाइन नंबर 11 पे तो उसकी वैल्यू मिलेगी, लाइन नंबर 9 तक उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ बताती है कि कौन सी चीज़ किस तरह से डिफ़ाइन करनी है। वेरिएबल बनाने के लिए, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इन्फॉर्मेशन में हमने डाटा टाइप पढ़ा, कितनी तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है। वेरिएबल की टाइप सिंपल ही रहेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखना है डॉलर के साइन के साथ। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। कहीं डॉलर के साथ लिखा जाता है, कहीं नॉर्मल जो है नाम के साथ डिफ़ाइन कर दो, कहीं वार पहले लिखा जाता है, वार स्टैंड फॉर वेरिएबल, तो फिर उसके बाद स्पेस दे के नाम दिया जाता है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीके हैं बताने के। पीएचपी में डॉलर का साइन जब आप लगाते हैं तो यहाँ पे आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। वेरिएबल के इसके बाद में यहाँ पे नाम लिखता हूँ, मैंने लिखा नेम 1, नेम लिखा, तो ये एक वेरिएबल है, ये एक सही तरीका है। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, अगर मैं कहता हूँ डॉलर फर्स्ट नेम, मैंने फर्स्ट लिखा, स्पेस लिखा, नेम लिखा, तो बेसिकली इन दोनों के बिटवीन लिंक टूट गया। तो ये तरीका गलत तरीका है, इसको अवॉइड करें। अगर मैं कहता हूँ डॉलर फर्स्ट डैश नेम, ये तरीका सही है, लेकिन बहुत सारे प्रोग्रामर इसको अवॉइड करते हैं। आप रख सकते हैं, सही कह लें आप। सही तरीका क्या है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है? डॉलर अंडरस्कोर के साथ, अंडरस्कोर नेम, ये सही तरीका है, ठीक है। इसको यूज़ करें, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि भाई मेरे पास वैल्यू है नंबर 1, तो डॉलर नंबर 1 लिखूँगा मैं, नंबर लास्ट में डिफाइन होगा। मैं ये नहीं लिख, डॉलर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए लिख रहे हैं तो लाजमी है। डॉलर लिखोगे तो पीएचपी कहेगी ये वेरिएबल है। डॉलर लिख के अपनी मर्ज़ी का नाम लिख दो। आपने लिख दिया डॉलर शकील, डॉलर मुरसलीन, डॉलर जो है जाजिब वगैरह वगैरह, तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ आपके आगे डिस्प्ले होगी। तो डॉलर 1 नंबर जो है आपका, जो ये तरीका गलत है, यानी नंबर से कोई भी वेरिएबल शुरू नहीं किया जाता, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस में ये सपोर्टिव है, कुछ लैंग्वेजेस में सपोर्टिव नहीं है, तो कोशिश करें इसको इस्तेमाल ना करें। डॉलर के साथ स्पेस दे के मैं नाम लिख दूँ तो ये तरीका भी गलत है, क्योंकि डॉलर से वो ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। डॉलर डैश लिख दूँ ये भी गलत है, ठीक है। तो असल तरीका क्या है? अंडरस्कोर। अगर मुझे स्पेस देना शुरू में तो डॉलर अंडरस्कोर नेम कर दें, ये तरीका बेस्ट है। अच्छा, नेम के लिए एन कैपिटल करना ज़रूरी नहीं है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक होता है कैमल केस। कैमल केस कैसे? मैंने कहा फर्स्ट नेम का एन कैपिटल लिखा, नेम। अब मुझे पता है ये नेम की प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट नेम नेम की लास्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड नेम नेम की थर्ड प्रॉपर्टी है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन की जाती है, ठीक है। वेरिएबल की टाइप समझ गए, वेरिएबल के बारे में समझ गए, ठीक है। मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और उसके बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगा। तो उस दौरान आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा सिस्टम पे, फिर उसके बाद जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पर आ गए, पीएचपी का ओपनिंग टैग लिखा लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क PHP कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर, और मैंने यहाँ पे लिखा var 1, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इजिकल टू लगाना है, ठीक है। इजिकल टू के बाद इन्वर्टेड कॉमा में अगर मुझे इंग्लिश वैल्यू देनी है, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, तो इन्वर्टेड कॉमा में। न्यूमेरिक वैल्यू है सिर्फ, तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इन्फो चैनल, तो अब मैंने यहाँ पे इन्फो चैनल लिखा और मैं यहाँ पे एको करता हूँ, एको और डॉलर var 1। तो अब क्या है, var 1 लिखूँगा और उसके बाद ये रेफरेंस इससे कॉपी होता रहेगा ऊपर से, और जहाँ जहाँ लिखूँगा इसका रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, अब इसको टेस्ट कैसे करें? तो वेब ब्राउज़र में आए, सबसे पहले मेक श्योर कि आपकी ये दोनों सर्विस चल रही हों, ठीक है। उसके बाद आप वेब ब्राउज़र में आइए, यहाँ पे लिखें http:// और यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, फिर आप लगाएंगे स्लैश, और आपने यहाँ पे एक फाइल, अपना फ़ोल्डर का नाम आपका है DIGIT, डिजिट लिखा था मैंने, ठीक है।
फिर स्लैश लगाएंगे, फाइल का नाम है क्लास डैश टू डॉट PHP और इंटर का बटन दबा देंगे, मेरा ये पेज रन हो जाएगा। इन्फो चैनल ही लिखा था तो ये आ गया। अब ये देखिए ये रेफरेंस कितनी जगह डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बार बार अलग अलग लाइन पे डिफाइन कर रहा हूँ और प्रॉपर तरीके से देखें इतनी दफ़ा इन्फो चैनल लिखा हुआ भी आ गया। आप कहेंगे कि सर जब कॉपी पेस्ट ही करना है तो मैं ये नाम में डायरेक्ट एको करके कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें वैल्यू स्टोर नहीं होगी। वैल्यू स्टोरेज की तरफ हम जोर क्यों दे रहे हैं, उसका रीज़न ये है डेटाबेस में वैल्यू जब आप लॉगिन करते हो, आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला, वो वैल्यू कहीं स्टोर होती है, पहले किसी वेरिएबल में सेव होती है, फिर वो जाती है अपना डेटाबेस में। डेटाबेस कहता है कि भाई ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड है, मैच करो, अगर मैच हो गया तो आपको आपके पेज पे भेजेगा, वरना आपके पेज से वापस भेज देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए? ओके, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अच्छा जी, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, दोबारा से इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैंने डॉलर का साइन लिया। PHP में डॉलर के साइन की मदद से वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। तो जो है हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमने डॉलर लिखा और इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ। मैंने वेरिएबल की मुनासबत से इसका नाम var1 रख रहा हूँ और इसमें मैं टैक्सेबल वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि किस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, नहीं पता ना। तो हमने यहाँ पे 8 तरह की डेटा टाइप पढ़ी, जिसमें मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँ, दोबारा दिखाता हुआ चलूँ। जिसमें स्ट्रिंग था जिसे टैक्सेबल वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, इंटीजर था होल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें डेसिमल नहीं होता। अच्छा, तीसरा डेसिमल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लोट, बुलियंस, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये मैंने पूरा एक लाइन लिखी, एंड ऑफ लाइन लिखा। ठीक है, एंड ऑफ लाइन लाजमी लगाएं। सेमी कॉलन से ये बताता है PHP को, इस लैंग्वेज को, यानी बताते यहाँ पे लाइन, यानी ये लाइन ख़त्म हो गई। C#, C++, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेज हैं, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, सब की जब हम स्क्रिप्ट एंड करते हैं उस लाइन का तो हम वहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं। ये ज़रूरी है, एसेंशियल है। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और अब मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एको $var1। जब मैं एको की कमांड यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाती है। कैसे प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद सबसे पहले मैं लिखूँगा http:// लोकल होस्ट, फिर स्लैश, मैं यहाँ पे लिखूँगा अपने फ़ोल्डर का नाम, डिजिट के नाम से मैंने बनाया था, ठीक है। फिर मैं स्लैश लगाऊँगा, फाइल का नाम क्या है, मैंने क्लास 2 रखा हुआ है, class-2.php, और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा ये फ़ाइल खुल गई। यही लिखा था ना मैंने, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी वेरिएबल की टाइप कैसे देखेंगे, उससे पहले कुछ वेरिएबल डिफरेंट टाइप के डिफ़ाइन करें और फिर हम देखेंगे टाइप कैसे पता चलेगी। मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल 2, ठीक है, इजिकल टू, नाम कोई भी दे सकते हैं, डॉलर के बाद अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज नेम देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, ठीक है, 123 नंबर, ये होल नंबर है तो ये इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या है तो इसको टेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 10.0256, जो भी है XYZ, ये डेसिमल वैल्यू हो गई, फ्लोट कहते हैं इसको। थर्ड हो गया हमारे पास, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ $var4 इजकल टू ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ओके डन, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे विद वैल्यू और डेटा टाइप। एक होता है वेरिएबल var dump, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको var dump। var dump में इस वेरिएबल का रेफरेंस देना है। मैंने $var1 लिखूँगा यहाँ पे और एंड ऑफ लाइन लगाया, और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ जनाब, तो ये यहाँ पे मुझे एक ब्रेक भी ले लेते हैं, पेज ब्रेक। एको पेज ब्रेक जो है BR टैग से आता है, तो BR टैग हमने डायरेक्ट लिख लिया मैनुअल, ओके डन। तो एक ले लें, 2 ले लें, जैसा आप चाहें, और रिफ़्रेश करूँगा तो अच्छा, हाँ सही, ये भी सही है, वेरी गुड। हमने जो है वेरिएबल से ऊपर ही डिफाइन कर दी तो कैसे आएगा, ओके। यहाँ पर आ गया स्ट्रिंग। सबसे पहले यहाँ बता रहा है इस जगह पे ये है स्ट्रिंग, और इसमें 44 करैक्टर यूज़ हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेस मिला के।
अगर मैं एक स्पेस और बढ़ा देता हूँ लास्ट में, एक स्पेस, तो सेव किया मैंने इसको, तो अब वो मुझे गिना के देगा 45 स्पेस, 45 कैरेक्टर, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होता है। और मेरी पूरी वैल्यू प्रिंट हो गई, यानी वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग है, इसमें 45 कैरेक्टर हैं और वैल्यू आ गई। अच्छा, यही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, एको वार डंप, उसके साथ मैं ये br टैग जोड़ देता हूँ, तो मुझे हर एक की वैल्यू की जो डिटेल है वो अलग से मिलेगी, अलग लाइन में। var2 लिखा तो यहाँ पे लिखेगा int और डायरेक्ट वैल्यू लिख देगा। इंटीजर में प्लेस नहीं बताता कितनी प्लेस है, डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट कर देता। थर्ड मैं आता हूँ वेरिएबल 3, जिसे कहा जाता है आपका डेसिमल वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेगा फ्लोट वैल्यू, क्योंकि कंप्यूटर में एक कॉमन वैल्यू है फ्लोट, तो फ्लोट लिखेगा उसकी जगह। और आखिरी हम बुलियंस को चेक कर लेते हैं, तो वेरिएबल 4, तो यहाँ पे लिखेगा बुल मीन बुलियन, और ट्रू वैल्यू जो है इसकी ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है। ठीक है, तो वेरिएबल की डेटा टाइप हमें पता चल गई, किस तरह से वेरिएबल और वेरिएबल की डेटा टाइप देख सकते हैं, क्या है कौन सा वेरिएबल किस तरह से डिफाइन होता है। यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई हो तो आगे चले आगे। ठीक है, कुछ मैं टैक्सेबल फंक्शन यानी स्ट्रिंग फंक्शन पे काम करूँगा, और स्ट्रिंग फंक्शन बड़े कमाल के होते हैं। आप यकीन करें, मैंने एक वेबसाइट बनाई और डेटाबेस के अंदर क्या होता है, एक वर्ड, एक कॉम यानी फर्स्ट ऑफ, या आप ये कह लें कि सिंगल कोटेशन कहते हैं इसको, सिंगल कॉमा भी कह सकते हैं। एक होता है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, एक होता है सिंगल कॉमा। अच्छा, सिंगल कॉमा डेटाबेस के लिए ख़ास तौर पे यूज़ किया जाता है। अब मेरे पास एक ऐसी टैक्सेबल वैल्यू थी जो मुझे डेटाबेस में स्टोर करनी थी। मैंने उसको कई तरह से मास्क करने की कोशिश की, कई तरह से वैल्यू को ट्रांसफ़र करके चेंज किया, लेकिन एट द एंड क्यूरी पे जाके वो फंस जाए, एरर आ जाता था, क्योंकि डेटाबेस का स्पेशल कैरेक्टर है ये, तो वहाँ पे मसला क्रिएट कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको स्ट्रिंग फंक्शन में डाला तो वो मसला हल हो गया, कैरेक्टर रिप्लेस हो गया। बाहर मेरे पास न्यूमेरिक एक, यानी ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है var1, तो मैं इसी को फॉलो करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा एको, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा में एक br टैग ले लेते हैं 2 दफ़ा, ओके डन। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एको स्ट्रिंग फंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्पेस। ठीक है, इस लाइन को लिया यहाँ पे। सबसे पहला फंक्शन है आपका अपर केस। देखें, प्रॉब्लम ये आती है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से काम करता है। ठीक है, यूज़र अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट लिखता है। अब वो डाटा हमारे जो डेटाबेस है उसके हवाले से फ्लोट करता है, कहीं मसला आ जाए कुछ हो तो हम क्या करें, तो हम डेटा को यूनिफॉर्म कर लेते हैं। मैं डाटा अनइवन है तो उसको भी हम एक फॉर्मेट में ले आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग str2 अपर, और उसके बाद वेरिएबल 1 का रेफरेंस दे देंगे str2 अपर, ओके। और मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपके पास आगे ये वैल्यू अपर केस में प्रिंट हो गई, सारे वर्ड अपर हो गए। ओरिजिनली ये है, टी बड़ा है, बी बड़ा है, एफ बड़ा है, बाकी सब स्मॉल है, यहाँ पे सारे कैपिटल में आ गए। ठीक है, कहीं कहीं आपको लोअर केस पे भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो लोअर केस पे जाने के लिए आप क्या करते हो, अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, और इसको मैंने लिख दिया लोअर केस। ठीक है, स्ट्रिंग टू लोअर इसका कोड है। ठीक है, सारे करेक्टर स्मॉल हो जाएंगे। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ऑल के ऑल स्मॉल हो गए। ठीक है, अच्छा, अब मुझे मालूम करना है इस करेक्टर में, यानी इस करेक्टर में, इस वेरिएबल में कितने करेक्टर यूज़ हुए हैं। डेटाबेस पे जब आप पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड चेंज करना है या नया पासवर्ड डालते हो तो कहता है मिनिमम 6 करेक्टर का पासवर्ड हो। 4 डालोगे तो बता देता है 4 करेक्टर है, 8 डालोगे तो वो मना नहीं करता। तो एक रिस्ट्रिक्शन है ना, तो रिस्ट्रिक्शन के लिए वो यहाँ पे आता है और कहता है कि भाई स्ट्रिंग की लेंथ
str len के नाम से फंक्शन होता है str len, ये स्पेस को भी काउंट करता है। तो मैं इसको स्ट्रिंग लेंथ लिखूंगा और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ लेंथ का नंबर बताएगा, वैल्यू नहीं बताएगा। हमें तो देखिए अगर वैल्यू प्रिंट करनी तो डायरेक्टली एको कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे इसका नंबर चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इसको नॉर्मली लिख दूंगा। इसी तरह एक चीज़ होती है रिपीट। अब मुझे ये चीज़ 10 दफ़ा रिपीट करनी है, स्ट्रिंग रिपीट, ठीक है। रिपीट में आ गया, यहाँ पर आ गया ये, और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा ये और कॉमा के बाद लिख दिया मैंने 15। इसकी पोजीशन मुझे याद नहीं पड़ रही, ये 15 दफ़ा रिपीट हो गया। मैं कहता हूँ 1500 दफ़ा कर दो भाई, फिर एक रिफ़्रेश किया 1500 दफ़ा प्रिंट कर दिया। ये बार कंटिन्यू नहीं करेगा, लेकिन इसने डाटा फिल कर दिया मेरे पास, 1500 लाइन प्रिंट हो गई सिर्फ एक लाइन के कोड पे। तो प्रोग्रामिंग इसीलिए अच्छी होती है कि अगर सही तरीके से की जाए तो 2 या 4 लाइनों में ही वो रिज़ल्ट आ जाता है, जिसके लिए मुझे पूरी मेहनत करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 डिजिट ले लेता हूँ, बहुत है 10 मेरे लिए, ओके डन है, ठीक है। एक जो कमाल का फंक्शन जिसने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल की थी, रिप्लेस। स्ट्रिंग तो रिप्लेस लिया मैंने, स्ट्रिंग रिप्लेस, और उसके बाद सबसे पहले सर्च करें, मैंने कहा फॉक्स को सर्च करो। फॉक्स स्मॉल में देखिए जिस तरह से लिखा है वैसे, हाँ कैपिटल में, कॉमा, ठीक है। सेकंड मैंने कहा रिप्लेस कर दो कैट से, ठीक है, फिर कॉमा, और कॉमे के बाद तीसरा जो वैल्यू मुझे बतानी है वो है वेरिएबल, किस जगह तलाश करें। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो द क्विक ब्राउन कैट जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब फॉक्स की जगह कैट रिप्लेस हो गया, यानी ऐसे कैरेक्टर जो आप नहीं चाहते प्रिंट हो तो आप उसको गायब कर दो, नॉर्मली सही हो जाएगा डेटा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये बहुत काम का ऑब्जेक्ट है, और मैं वो कोड भी लिख देता हूँ जिसकी वजह से मुझे हुआ, क्योंकि मैं देखिए चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे था एफ यानी सिंगल कोटेशन, ये था, ठीक है, एक कोटेशन था ये, और उसको रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगा दिया, स्पेस। अब यहाँ पे मैं एक जगह कोटेशन लगा देता हूँ एस, यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। सेव किया इसको और मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग कहीं पे भी नहीं आ रहा, ये रिप्लेस होकर यहाँ दिखा रहा है, लेकिन बेसिकली जब डेटाबेस का काम चल रहा होगा तो उस वक्त ये चीज़ स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे गायब हो जाएगी। तो ये कोड वहाँ पे मुझे बहुत इसने हेल्प की थी, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल और भी कई फंक्शंस होते हैं, तो एक होता है फाइंड। हम यहाँ पे str 2 दफ़ा लिखेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में हमें मैंने लिखा फॉक्स, उसके बाद अब इसको देखते हैं, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। 2 पैरामीटर चाहिए, कॉमा 5, कॉमा 1, नहीं प्रिंट नहीं कर रहा, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे इस फंक्शन को, कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ तक समझ गए जी, ठीक है। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन कुछ करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिक फंक्शन में सबसे जो पहले फंक्शन यूज़ किया जाता है, बल्कि मैं लिस्ट निकाल लेता हूँ ना स्ट्रिंग फंक्शन की। अगर आप देखते हैं अक्सर डेटाबेस पे जब क्लिक करते हैं किसी लिंक पे, ऊपर यूआरएल एड्रेस में अजीब से करैक्टर्स आ जाते हैं जी। आपकी जो वैल्यू है वो आप उसको फिक्स करैक्टर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपने यहाँ पे लिखा एको, और बल्कि मैं इसको रिप्लेस को कॉपी करता हूँ दोबारा,
पेस्ट किया मैंने और मैंने यहाँ पे MD5 फंक्शन लिखा। MD5 फंक्शन लिखने के बाद और मैं यहाँ पे आऊँगा सिंपल और उसको कर दूँगा MD5 और उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल 1 लिख दूँगा और एको करूँगा। तो यहाँ पे मुझे MD5 फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा, अजीब सा नंबर। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू पास भी हो गई, चली भी गई और उस पर फंक्शन भी हो गया। बेसिकली डेटाबेस एंड टू एंड इंक्रिप्टेड करने के लिए हमें ऐसे ही किसी करेक्टर का यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, इसी तरह MD5 का एक और फंक्शन होता है MD5 फाइल अंडरस्कोर फाइल। मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। मैंने कहा वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल आप दोबारा उसी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर की लाइनों तक जो वैल्यू होगी जो प्रीवियसली डिफाइन होगी, यहाँ जो डिफाइन करेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं वेरिएबल 5 लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, वेरिएबल 5 और MD5 का कोई कनेक्शन नहीं है। आप 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, कोई मसला नहीं। और मैं यहाँ पे वेरिएबल 5 को कॉल करता हूँ, वेरिएबल 5, और मैं यहाँ पे MD5 अंडरस्कोर फाइल कर दूँगा। तो जो करेक्टर स्पेशल बने थे वो यहाँ पे मज़ीद उसको नो सच डायरेक्टरी फाउंड MD5 फाइल में आ गया। हालांकि PHP में ये फंक्शन दिखा रहा है हमें। अच्छा, ये बुलियन वैल्यू फॉल्स, इसमें पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा। लिख लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं। अच्छा, कमेंट। कमेंट क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कोई चीज़ हेल्प के लिए लिखनी होती है तो हम उसको कमेंट कर देते हैं, प्रोग्रामिंग उसको इग्नोर कर देती है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है और उसके बाद हम उस पर आते हैं। नेक्स्ट, बुलियन फॉल्स। फेल टू स्ट्रीम ओपन 51, लाइन नंबर 51 पे प्रॉब्लम आ रही है। चले, ये फंक्शन शायद इस वर्जन में सपोर्टेड नहीं है मेरे पास ना। तो ये MD5 PHP 8 में तो चलता है, यहाँ पे कोई एरर कर रहा होगा, कोई मसला होगा। चल, इसको खत्म करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करेंगे तो ये प्रिंट भी नहीं होगा। कमेंट करके आप कुछ भी लिख सकते हो। ये सिंगल लाइन कमेंट है। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए /* लगाते हैं, फिर आप मल्टीपल लाइन में कुछ भी लिखो और * जब तक नहीं लगाओगे वो कमेंट ही रहेगा। इवन PHP का ये नीचे टैग भी देखोगे तो वो भी कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट बंद करना लाजमी है। ठीक है, उस अपना सिंगल लाइन कमेंट को तो शुरू में ही आप एक दफ़ा डिफाइन कर देते हो, बंद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम स्ट्रिंग फंक्शन की हमने पढ़ लिए हैं। हम आते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक फंक्शन पे। स्ट्रिंग फंक्शन और भी इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे और अगली क्लास में पूरी रेफरेंस फ़ाइल में ले आऊँगा अपनी, तो रेफरेंस फ़ाइल के साथ इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं पेश करता हूँ ऑब्जेक्ट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन में जनाब सबसे पहले हम यहाँ पे 2-3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। आप किसी भी वेरिएबल को दोबारा वैल्यू दे सकते हो। var1 मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया था स्ट्रिंग वैल्यू के लिए और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी नंबर लिखा जा सकता है। ठीक है, और अब आप इसको अगर चेक करेंगे, एको करेंगे $var1, तो ये वैल्यू बदल गई। ये वेरी करता है, चेंजेबल है, यानी फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे 453 आ रहा है ना मेरे फंक्शन के आगे लिखा हुआ। तो ये चीज़ यहाँ पे जाहिर करती है कि PHP में मल्टीपल टाइम किसी भी वेरिएबल को मल्टीपल टाइम वैल्यू दी जा सकती है। मल्टीपल टाइम जैसा आप चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। 453 न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं यहाँ पे $var2 और मैं इसको कर देता हूँ 10.325। ठीक है, ओके डन। और मैं एक वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ $var3 = 13.99। ठीक है, और एक लेता हूँ $var4 = 11.49। ठीक है, और इसको हम 54 कर देते हैं या 50 कर देते हैं। 3 तरह के केसेस हैं हमारे सामने। अच्छा, एक केस है 10 रुपये 50 पैसे। अगर मैं राउंड अप की बात करूं, किसी वैल्यू को राउंड करना हो तो 50 पैसे के बाद
50 पैसे या इससे ऊपर की वैल्यू राउंड हो जाती है फिगर में। तो अगर मैं इसको राउंड करूँगा तो ये हो जाएगा 11, इसको राउंड करूँगा तो ये हो जाएगा 14, इसको राउंड करूँगा, इसको 01 कर देता हूँ मैं, इसको राउंड करूँगा तो ये क्या रह जाएगा, 11 रह जाएगा। ठीक है, ओके डन। लेकिन कस्टमर डिफरेंट टाइप के होते हैं, कंज्यूमर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आपका कंज्यूमर कहे कि भाई मैं नहीं जानता, सब ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन मुझे डिफरेंट वैल्यू चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा एको, और मैं यहाँ पे और कोई वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा में दूसरी वैल्यू लिखी जा सकती है। ये स्कोप है एको का। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाएंगे और मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले जो फंक्शन है मेरा सीलिंग फंक्शन, CEIL, सील। सीलिंग फंक्शन क्या करता है, बल्कि राउंड अप से स्टार्ट करते हैं, ROUND, राउंड अप। राउंड अप फंक्शन जनाब, मैं अगर बात करता हूँ, क्या जल्दबाजी कर बैठता हूँ बातों का, एको, ठीक है, राउंड, ठीक है, और उसके बाद मैंने डॉलर वेरिएबल 1 लिखा तो कुछ भी नहीं होगा, वो है ही, तो वेरिएबल 2 ले लेते हैं सीधा सीधा, ओके डन, एको। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 11, फिर 10.50 था ना, ओके डन हो गया, ये बिल्कुल सही राउंड अप हो गया। दूसरा फंक्शन में वेरिएबल 2 को राउंड करता हूँ, वेरिएबल 3 को राउंड करता हूँ, फंक्शन वही है लेकिन 14 हो गया, 13.99 था तो ऑलरेडी राउंड होना है। और चौथा वेरिएबल जो है मेरा वो है 11.0, तो 11 का 11 आ गया। 0.1 तो लेगा ही नहीं ना, 0.49 तक नहीं लेगा, तो राउंड अप का फंक्शन समझ गए। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे अब जो फंक्शन है वो सीलिंग फंक्शन लूँगा। $11, $14, $12। कस्टमर कहता है चाहे 1 पैसा भी ज़्यादा हो, पूरे पैसे काटेंगे, पूरा रुपया कटेगा, यानी 11.01 का मतलब है 12 रुपीज़। जैसे आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, वो आपको टॉफ़ियाँ नहीं देता, वो आपको डायरेक्ट कहता है आपका 118 का भी डलेगा तो 120 ही काटेगा आपसे। तो ये वो वाले केसेस हैं। तो यहाँ पे 10.0 को उसने 11 कर दिया, सही राउंड किया है, 13.9 को राउंड किया, ये भी सही है, 12 11.01 था, इसको राउंड कर दिया। सीलिंग फंक्शन में ये होता है। और आखिरी फंक्शन पढ़ेंगे आज की क्लास का, और वो होगा आपका फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन में आऊँगा, ठीक है, आप फ्लोर फंक्शन लिया मैंने यहाँ पे, याद रखें फंक्शन स्मॉल अल्फ़ाबेट में डिफाइन हुए हैं, ठीक है, कैपिटल में नहीं मिलेंगे आपको फंक्शन। फ्लोर में क्या है, फ्लोर जो है ना बिल्कुल सही चलता है, कहता है कि भाई मैं हराम के पैसे नहीं लेता, 99 रुपये पैसे भी है ना तो छोड़ दो, राउंड हो गया तो ठीक है। अब 10.50 उसने 10 ले लिया, कभी 50 पैसे है ना, छोड़ दो 50 पैसे। दूसरा कहता है 13.99, 99 पैसे छोड़ दिए उसने, 1 पैसा कम था तो राउंड नहीं किया। और 11.01 तो सेम आएगा। 3 तरह के कंज्यूमर हमें टकराएंगे। एक कहेगा स्टैंडर्ड रूल्स पे चलो, स्टैंडर्ड रूल है राउंड अप 50 पैसा के बाद हो जाता है। दूसरा कहता है कि भाई 1 पैसा भी ऊपर हुआ तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे पूरा चाहिए। अक्सर सुपरमार्ट में, अक्सर जो है इन जगहों पे ये होता है। अच्छा, तीसरा केस जो होता है यहाँ पे हमारा जो फ्लोर फंक्शन है, कहता है भाई 99 पैसा कोई बात नहीं यार, हम तो बिजनेस करने बैठे हैं, इतना तो मार्जिन दे ही सकते हैं, लेकिन अगर राउंड हो गया 14 हो गया तो 14 काटो, यानी फिगर काटो राउंड में। तो ये इस तरह से होता है। तो ये फंक्शन की प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल देता हूँ, और बाकी है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से और देखते हैं क्या होगा। फिर अगली क्लास से आप USB ले आना, मैं USB में आपको डाटा दे दिया करूँगा। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।